नाटो देशों में खलबली मची है। 32 देशों में पुतिन के खिलाफ युद्ध का प्लान बन रहा है। जेलेंस्की ने रूस के रिफाइनरी और ऑयल डिपो पर हमले तेज कर दिए हैं। अब तक 16 रिफाइनरी और ऑयल डिपो पर हमला हो चुका है। जेलेंस्की ने अब अमेरिका से लॉन्ग रेंज मिसाइल मांगी है। पुतिन ने नाटो देशों को बहुत सख्त चेतावनी दी है। पुतिन ने कहा कि अगर रूस पर हमला हुआ तो नाटो देशों का इस दुनिया से नामो निशान मिटा देंगे। यह सिर्फ धमकी भर है या इसके पीछे कोई ठोस प्लानिंग है, इस रिपोर्ट में आपको हर बात पता चल जाएगी। पुतिन ने सिग्नल भेज दिया है। महायुद्ध में घनघोर तबाही के सामान की टेस्टिंग पूरी हो गई है। नाटो ने लाइन क्रॉस की तो पुतिन यूरोप में प्रलय ढाएंगे। पुतिन क्यों यूरोप को खाक करने की धमकी दे रहे हैं? पुतिन क्यों डायरेक्ट वॉर की बात कर रहे हैं? ये वो तस्वीरें हैं जिन्होंने पुतिन का दिमाग खराब कर दिया है। रूस की रिफाइनरी जल रही है। रूस की ऑयल सप्लाई लाइन आग का गोला बन गई है। युद्ध के 1311वें दिन यूक्रेन ने रूस की रिफाइनरी पर सबसे बड़ा हमला किया है। रूस के पस्कोर रीजन में 3 रिफाइनरी को भारी नुकसान हुआ है। रूस जिस रेलवे स्टेशन से बाल्टिक सागर तक शिप में लोड करने के लिए कच्चा तेल और गैसोलीन भेजता था, उसे यूक्रेन ने तबाह कर दिया है। गैसोलीन से भरे 18 कंटेनर से आग की ज्वाला आसमान तक उठ रही है। ये रेलवे लाइन रूस की लाइफलाइन कही जाती है। रूस के ऑयल और गैस निर्यात का करीब 60% इसी लाइन से सप्लाई करता है। बीते 15 दिन में रूस के 5 बड़े ऑयल रिफाइनरी सेंटर पर यूक्रेन घातक ड्रोन अटैक कर चुका है। 24 सितंबर को यूक्रेन ने रूस के सबसे बड़े पेट्रोकेमिकल परिसर सलाबत पर हमला किया। 24 सितंबर को समारा और ब्रांस्क क्षेत्र में रूसी ऑयल रिफाइनरी को टारगेट किया। 20 सितंबर को सेराटोव में तेल रिफाइनरी को निशाना बनाया। 14 सितंबर को किरीशी रिफाइनरी पर बड़ा अटैक किया। यूक्रेन रूस की द्रुजबा तेल पाइपलाइन को लगातार निशाना बना रहा है। इसी पाइपलाइन से हंगरी और स्लोवाकिया को रूस तेल सप्लाई करता है। हंगरी अपना 50% तेल इसी पाइपलाइन से खरीदता है। यूक्रेन ने रूसी कब्जे वाले लुहांस्क के 3 गैस स्टेशन पर भी ड्रोन अटैक किए हैं। यूक्रेन ने यहां 10 से 12 के झुंड में ड्रोन भेजे। रूस ने कई ड्रोन मार गिराए, कुछ ड्रोन टारगेट पर गिरे। फिर जो हुआ वो इन तस्वीरों में देख लीजिए। लुहांस्क के सास्तिया, सेवरोडोनेस्क के नोव्स्को प्लांट में रूस को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। शास्तिया प्लांट से रूस लुहांस्क थर्मल प्लांट को गैस सप्लाई करता था, इसे अब कोयले से चलाना पड़ रहा है। सेवरोडोनेस्क पावर प्लांट में रूस की केमिकल इंडस्ट्री को गैस सप्लाई की जाती थी। इस ड्रोन अटैक की जिम्मेदारी यूक्रेन की 14वीं रेजिमेंट ब्रोवडी ने ली है। इसी हमले के बाद पुतिन नाटो पर भड़क उठे हैं। पुतिन का आरोप है कि रूसी रिफाइनरी पर हमले के पीछे नाटो का दिमाग है। अब नाटो का दिमाग ठीक करने के लिए पुतिन ने पहला ट्रेलर दिखा दिया है। रूस के बर्फीले रेगिस्तान में चल रहा यह काफिला कोई मामूली गाड़ियों का रेला नहीं है। ये तबाही के वो हथियार हैं जिसे रूस छुपा कर रखता है। अब पुतिन ने इन्हें बाहर निकाला है। वो नाटो देशों और अमेरिका को दिखा रहे हैं कि अगर रूस पर हमला हुआ तो अंजाम यूरोप को भुगतना पड़ेगा, तबाही अमेरिका तक भी होगी।
रूस के 5000 से ज्यादा परमाणु हथियार अगर बाहर निकले तो खामियाजा उन सबको भुगतना पड़ेगा जो जेलेंस्की की पीठ पर चढ़कर रूस के खिलाफ युद्ध लड़ रहे हैं। अगर रूस के खिलाफ यूरोप के 26 देश और अमेरिका उतरेंगे तो किम जोंग उन भी पुतिन का साथ देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। किम जोंग उन ने अपने परमाणु कार्यक्रम से जुड़े साइंटिस्ट और अफसरों को अभी से तैयार रहने को कह दिया है। वैसे तो परमाणु युद्ध की धमकी देना अलग बात है और परमाणु युद्ध करना एकदम अलग बात है। पुतिन ने इस बार बात एक कदम आगे की है। अगर रूस की संप्रभुता पर हमला हुआ तो फिर परमाणु हथियार चलाने से वो नहीं हिचकेंगे। रूस के पास 5,977 परमाणु हथियार हैं। इनमें से करीब 1,718 हथियार मिसाइलों पर, बम वर्षकों पर तैनात हैं। नाटो देश में फ्रांस के पास अनुमानित 290 परमाणु हथियार हैं, जिन्हें नेवी और फाइटर जेट से दागा जा सकता है। ब्रिटेन के पास 225 परमाणु हथियार हैं, जिनमें 120 परमाणु हथियार मिसाइलों में तैनात। अमेरिका के पास लगभग 3,748 परमाणु हथियार हैं, जिनमें से 1,744 तैनात हैं। नाटो देशों में फ्रांस और ब्रिटेन के अलावा किसी के पास परमाणु हथियार नहीं है। जर्मनी के पास अपना कोई परमाणु हथियार नहीं है, लेकिन जर्मनी के बुचेल हवाई अड्डे पर अमेरिका के 20 परमाणु हथियार तैनात हैं। पुतिन की परमाणु ताकत अमेरिका और नाटो देशों से बहुत बड़ी है, इसीलिए पुतिन अब अपनी परमाणु ताकत खुलकर दिखा रहे हैं। इस दबाव का असर जेलेंस्की पर दिखने लगा है। जेलेंस्की अब पद छोड़ने की बातें कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि युद्ध खत्म होते ही वो पद छोड़ देंगे, लेकिन पुतिन उन्हें छोड़ने के मूड में नहीं है। हालांकि सितंबर की शुरुआत में पुतिन घातक मिसाइलों से कीव पर अटैक कर रहे थे। सितंबर के आखिर में वो सिर्फ ड्रोन अटैक कर रहे हैं। रूस के निशाने पर यूक्रेन के प्रशासनिक भवन और इंडस्ट्रियल एरिया हैं। इसके अलावा यूक्रेन की फौज के अड्डे भी हैं। बीती रात रूस ने यूक्रेन के खेरसोन ओब्लास्ट में बड़ा ड्रोन अटैक किया। रूसी ड्रोन ने करीब 70 घरों को नुकसान पहुंचाया। इसके अलावा जेलेंस्की के जहां अफसर बैठते थे, वो बिल्डिंग भी तबाह हो गई। इस हमले में 74 साल की एक महिला मारी गई, जबकि 2 अन्य लोग घायल हो गए। रूस ने खेरसोन में KAB क्लस्टर बम से हमला किया। इसके अलावा करीब 20 एरियल गाइडेड बम भी दागे। रूसी बम कितने घातक थे उसका अंदाजा इन तस्वीरों से लगा लीजिए। जहां बम गिरे वहां कारों की बॉडी तक पिघल गई। सोचिए, जो इंसान इनकी चपेट में आए होंगे उनका क्या हाल हुआ होगा। रूस ने कल रात यूक्रेन के सुमी को भी ड्रोन अटैक से दहला दिया। आग की लपटों में शहर घिर गया। यहां एक के बाद एक कई ड्रोन हमले पूरे दिन हुए। रूस ने यूक्रेन सरकार का प्रशासनिक भवन भी जलाकर राख कर दिया। एक रिहायशी इलाका भी रूसी हमले में बर्बाद हो गया। रूस ने सुमी में एक और गांव यूनाक्विका को अपने कब्जे में ले लिया है। आमने सामने की भीषण लड़ाई के बाद यूक्रेनी सेनाएं यहां से भाग खड़ी हुई। रूस ने बीती रात यूक्रेन के ज़ापोरिज़िया प्रांत को भी धुआं कर दिया। रूस ने ड्रोन अटैक कर एक पावर स्टेशन को तबाह कर दिया। रूसी हमले के बाद यूक्रेन के 9,000 से ज्यादा गांवों की बत्ती गुल है। रूस और यूक्रेन के बीच 9 जगहों पर आमने सामने की जंग चल रही है। रूस का अब भी यूक्रेन के करीब 19% हिस्से पर कब्जा है। इनमें डोनेट्स्क, जिसके अधिकतर हिस्से पर रूस ने 2022 में ही कब्जा कर लिया था। लुहांस्क को रूस ने अपने देश में मिला लेने का दावा किया है। खेरसोन के ज्यादातर हिस्से पर रूस का कब्जा है। कुछ जमीन यूक्रेन ने वापस ली है। ज़ापोरिज़िया के ज्यादातर हिस्से में रूस का कब्जा है। कुछ इलाके में जबरदस्त लड़ाई चल रही है। खार्किव के बड़े हिस्से में रूस का कब्जा था। इस इलाके में अब यूक्रेन मजबूत स्थिति में है। हालांकि जेलेंस्की भी जानते हैं कि अब तक की लड़ाई में रूस ने कई बार कुछ इलाकों से कब्जा जानबूझकर छोड़ा है। ये उनकी स्ट्रेटजी का हिस्सा है। ये यूक्रेनी सेनाओं को एक हिस्से में फंसाकर दूसरी तरफ के हिस्से में कब्जा करने की रणनीति है। पुतिन युद्ध के मैदान में बहुत चतुर खिलाड़ी हैं। पुतिन उन नेताओं से झूठ बोल रहे हैं जो अभी भी उनसे बात कर रहे हैं।
जब वे कहते हैं कि कब्जे वाले इलाके में रूसी सेनाएं अपने लक्ष्य हासिल कर रही हैं, पिछले कई सालों में उन्हें नए नए कारण गढ़ने पड़े हैं। उनके लिए तय सीमाएं लगातार क्यों टाली जा रही है? ये बात साफ जाहिर करती है कि दुनिया रूस से जो कुछ भी कह रही है, उसके बावजूद वे अब भी यूक्रेनी शहरों पर हमला जारी रखे हुए हैं। та новими ударами по українських містах. पुतिन को डराने के लिए अब जेलेंस्की ने अमेरिका से लंबी दूरी की मिसाइलें मांगी हैं। जेलेंस्की ने अमेरिका को पट्टी पढ़ाई है कि अगर उन्हें लंबी दूरी की मिसाइलें अमेरिका दे देता है तो वो मॉस्को तक मार कर सकते हैं। इससे पुतिन पर दबाव बढ़ेगा और वो युद्ध विराम के लिए राजी हो सकते हैं। जेलेंस्की जो लॉन्ग रेंज मिसाइल ट्रंप से चाहते हैं वो टॉम हॉक क्रूज मिसाइल हैं। ये सबसोनिक क्रूज मिसाइल हैं जिन्हें अमेरिका और यूके की नेवी इस्तेमाल करती है। ये जहाजों और पनडुब्बियों से सटीक जमीनी हमला करने के लिए जानी जाती है। टॉम हॉक क्रूज मिसाइल सतह से 30 से 35 मीटर की कम ऊंचाई पर उड़ान भरती है, जिससे दुश्मन के रेडार को पता लगाना मुश्किल होता है। टॉम हॉक क्रूज मिसाइल जीपीएस, इनर्शियल नेविगेशन जैसी उन्नत टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है, जिससे इनका निशाना बहुत सटीक होता है। टॉम हॉक क्रूज मिसाइल 1600 से 2500 किलोमीटर की दूरी तक टारगेट को किल कर सकती है। इसमें 450 किलोग्राम पारंपरिक विस्फोटक या क्लस्टर बम ले जा सकती है। जेलेंस्की ने ट्रंप को भरोसा दिलाया है कि इनसे वो रूस के बहुत अंदर तक हमला कर पाएंगे, लेकिन जेलेंस्की का निशाना क्रीमिया है। ऐसी आशंका रूस को है। क्रीमिया वो इलाका है जिस पर रूस ने 2014 में कब्जा कर लिया था। फिलहाल ट्रंप ने जेलेंस्की की ये मांग ठुकरा दी है। उन्हें डर है कि अगर उन्होंने जेलेंस्की को लंबी दूरी तक मार करने वाली टॉम हॉक क्रूज मिसाइलें दे दी तो रूस से सीधी लड़ाई हो सकती है। इसका जोखिम ट्रंप नहीं लेना चाहते। ट्रंप से बात नहीं बनी तो जेलेंस्की यूरोपियन यूनियन पर दबाव डाल रहे हैं कि रूस पर सख्त आर्थिक प्रतिबंध जल्द से जल्द लगाए जाएं। हम यूरोपीय संघ के प्रतिबंधों के 19वें पैकेज के अप्रूवल का इंतजार कर रहे हैं। हम अमेरिका के कदमों का इंतजार कर रहे हैं। हम यूरोप में उन लोगों के प्रति राष्ट्रपति ट्रंप के रुख की सराहना करते हैं जो अभी भी रूस से तेल खरीद रहे हैं और रूसी योजनाओं पर निर्भरता की नीति अपनाते हैं। हमें उम्मीद है कि हंगरी अपने प्रमुख नाटो सहयोगी की बात सुनेगा और संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति का सम्मान करेगा। वर्तमान में यूरोप में कोई भी हंगरी से ऐसा सम्मान नहीं देखता। अमेरिका यूरोपीय बाजार को ऊर्जा संसाधनों से भरने के लिए तैयार है ताकि किसी को रूस की ओर देखने की जरूरत भी न पड़े। अब जेलेंस्की ने हंगरी के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया है। जेलेंस्की ने आरोप लगाया है कि हंगरी के स्पाई ड्रोन यूक्रेन के बॉर्डर का उल्लंघन कर रहे हैं। दरअसल हंगरी ने रूस के खिलाफ लगाए जाने वाले ईयू के 19वें आर्थिक प्रतिबंधों का विरोध किया था और रूस का साथ दिया था। तभी से जेलेंस्की लगातार हंगरी को टारगेट कर रहे हैं। यूक्रेन ने रूस की डूज पाइपलाइन पर ड्रोन अटैक किया था। उससे 50% तेल हंगरी लेता है। रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने हंगरी मीडिया के हवाले से यूक्रेन पर बहुत बड़ा आरोप लगाया है। हंगरी मीडिया में ऐसी खबरें चल रही हैं कि यूक्रेन रोमानिया और पोलैंड में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने की साजिश कर रहा है। मारिया ज़कारोवा ने कहा है कि अगर यह सच है तो फिर तीसरा विश्व युद्ध भड़क सकता है। अगर तीसरा विश्व युद्ध छिड़ा तो पुतिन का ब्रह्मास्त्र बाहर निकलेगा और दुश्मनों के सर्व विनाश का कारण बनेगा। पुतिन के इस ब्रह्मास्त्र का नाम स्काई फॉल मिसाइल है, जिसके बारे में ना तो नाटो को ज्यादा पता है और ना ही ट्रंप को। बस दुनिया इतना जानती है कि रूस की स्काई फॉल मिसाइल अनलिमिटेड दूरी तक उड़ान भर सकती है।